बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9th के पाठ 15 जल परिवाह के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भूपृष्ठ का अगर नक्शा देखा जाए तो तुम्हें ज्ञात होगा कि नदी और उसकी सहायक नदियाँ अलग अलग दिशाओं में आकर के मिलती हैं। इन नदियों का जल किसी झील, समुद्र या मरुस्थल में मिलता है। एक नदी तंत्र द्वारा उसका प्रवाह जिस क्षेत्र में बहता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। जल प्रवाह का एक दूसरे के से अलग करते हैं तब उसे जल विभाजक कहते हैं। भारत के जल प्रवाह के बारे में अध्ययन करें तो नदियों को दो भागों में बांटा गया है। हिमालय की नदियाँ यानी उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की अगर तुलना की जाए तो उत्तर भारत की नदियाँ का आकार बड़ा है। विरोध करते चलो तो दक्षिण भारत की नदियों का आकार छोटा है। हिमालय से की नदियाँ में 12 मास जल प्रवाह रहता है। दक्षिण भारत की नदियों में 12 मास जल प्रवाह नहीं रहता है। बरसात के समय बाढ़ आती है, गर्मी में बर्फ़ पिघलती है हिमालय पर, इसलिए गर्मी में भी पानी की मात्रा अधिक रहती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में इस तरह का नहीं है। इसमें जल भंडार निरंतर बढ़ता रहता है। दक्षिण भारत की नदियाँ सूखती जाती है। हिमालय में मुख्य दो नदियाँ जो है वो मुख्य हैं, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकल कर के हिमालय की नदियां अपने उद्गम स्थान से समुद्र तक का लंबा रास्ता तय करती हैं। उसके बाद में मध्य भाग में भी कुछ नदियां आई हैं, जिसमें यह नदियां मैदानी भाग में बह कर के इनका प्रवाह जो है कुछ कम हो जाता है और लंबे आकार यानी मैदानों में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले सरोवर बनते हैं। इन शाखाओं में मुख्य त्रिकोण जिसे कहते हैं और यह डेल्टा के नाम से जब नदियाँ अपने चलते हैं तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे त्रिभुजाकार आकार में एक उपजाऊ प्रदेश बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं। अगर नदियों का जिक्र किया जाए तो हिमालय में सिंधु नदी निकलने वाली नदियों में प्रमुख सबसे लंबी नदियों में अनेक उसकी सहायक नदियों का समावेश होता है। ये नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जिसमें सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर है और वह पश्चिम में है। आरंभ में वह पश्चिम में और फिर उत्तर पश्चिम में बहती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। इसमें झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब नदियाँ मिलती हैं और आगे जाकर के यह कराची के पास अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी के पानी के बंटवारे में 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार जल भंडार का 20% भाग ही उपयोग कर सकता है। उसके बाद में गंगा नदी का तंत्र आता है। गंगा नदी डेल्टा प्रदेश का भी निर्माण करती है। हरिद्वार के पास यह जो है मैदान प्रवेश करती है। वैसे तो गंगोत्री नामक शिखर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग जिसे कहते हैं, एक दूसरे से ये नदियाँ मिलती हैं। इस नदी में यमुना, घाघरा, गंडा, कोसी आदि नदियाँ मिलती हैं। ये उसकी सहायक हैं। दाहिनी तरफ से यमुना नदी मिलती है, जिसे यमुनोत्री शिखर से मिलती है और वह इलाहाबाद के पास जो है वो गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडा, कोसी का उद्गम स्थान नेपाल में है। यह भी आगे चल कर के इसमें मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलने वाली चंबल, बेतवा, यमुना, यह यमुना नदी की सहायक है और आगे चल कर के यह जो है यमुना मिलती है। यमुना जो है वो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उत्तर तथा दक्षिण से मिलने वाली संयुक्त प्रवाह में आगे जाकर दोनों बट जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करता है, वहाँ पद्मा के नाम से गंगा को पहचाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती और दोनों का प्रवाह बंगाली खाड़ी में जाता है।
पद्मा, आगे जाने पर यह मेघना, संयुक्त प्रवाह के नाम से उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो यह जो है वो उसमें मिल जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सुंदरवन डेल्टा प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्यों सुंदरी वृक्ष अधिक संख्या में यहाँ पर है। इस संदर्भ में सुंदरवन डेल्टा प्रदेश मैनग्रोव जंगल जिसे के नाम से जो है वो प्रसिद्ध जान है। गंगा नदी के 2500 किलोमीटर जितनी लंबाई है और इसके किनारे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, मुर्शिदाबाद आदि, कलकत्ता आदि बड़े शहर जो है वो आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थान जो है वो पूर्व की ओर है और यह मानसरोवर से निकलती है, यू आकार का टर्न लेती है और फिर असम में अरुणाचल प्रदेश के पास नामचे बरवा में यू आकार का मुड़ करके और यह भारत में प्रवेश करती है। दिहांग और लोहित यह इसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक पुरुषवाचक वाली नदी है। लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन जब ये तिब्बत में बहती है तो उसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह माजुली नामक नदी द्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा का बेसन आता है। उसके बाद में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ आती हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से यह नदी निकलती है और जबलपुर के पास धुआंधार का जलप्रपात बनाती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश एवं गुजरात निकल करके गुजरात में यह इस पर जो है नर्मदा योजना यानी नर्मदा योजना या नर्मदा घाटी योजना जो है वो इस पर बनाई गई यानी बांध बनाया गया है। तापी का बेसिन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में यह गिरमाला से निकलती बैतूल जिले की नदी से निकलती है। नर्मदा के समांतर घाट पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तापी नदी की 724 किलोमीटर लंबाई है और सूरत शहर इसके किनारे आया हुआ है और यह जो है वो अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। 1465 किलोमीटर लंबाई है और यह नासिक के पास से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सभी नदियों में यह बड़ी नदी है, पवित्र है। 50% हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है, आगे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बहती है और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि इसकी सहायक है। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ और गुजरात से गुजर कर छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश से यह उड़ीसा में होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। 860 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई है और इस पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना आई हुई है। यह अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी योजना। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इस पर दक्षिण में कावेरी पट्टनम बंगाली खाड़ी में यह मिल जाती है और इसमें अनेकों छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। भारत में अनेकों झीलें आई हुई हैं। यह झीलें जो है कुछ खारे पानी की है, कुछ मीठे पानी की है। खारे पानी की झीलों को लगून कहते हैं, जिसमें जो है पानी ज्वार भाटा के समय इसमें भर जाता है। खारा पानी है, जैसे चिल्का है, पुलकट है, सांभर है, ये खारे पानी की है। सांभर राजस्थान में आई हुई है। मीठे पानी में डल, बुलर और कोलर सरोवर जो है वो आए हुए हैं। नदियों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए यह है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की कृषि की विकास हेतु नदियों की बुनियादी आधार माना जाता है। आधुनिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौका विहार के लिए नदियों का महत्व जो है वो अधिक है। नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है। नदी पानी की उपयोग घरेलू, कृषि, औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति में हम नदियों को लोक माता कहते हैं। गटरों का पानी दूषित उसमें मिलता है। कूड़ा कचरा लोग डालते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण से इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। तुम सभी को भी इस जल प्रदूषण रोकने के
कड़े नियम जो है वो अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा जल शुद्धिकरण योजना लागू करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ क्षमता गंदा पानी नदियों में न हो, इसके लिए वह पानी नहीं डालना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानी को हानिकारक तत्वों को दूर करके ही नदी में छोड़ना चाहिए। नदी में स्वच्छ पानी रहे, यह कूड़ा करकट न मिले, पानी स्वच्छ रहे, यह सभी की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से गंगा नदी के शुद्धिकरण के दूसरे चरण में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अमल में आई है। तो इस तरह से इसका महत्व जो है नदियों का बहुत अधिक है। नक्शा दिया गया, उसमें इन नदी के उद्गम स्थान से नर्मदा और तापी पश्चिम में, और बाकी नदियां यह जो है वो पूरब की ओर बही हैं। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की। धन्यवाद।